बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से ख़िताब किया और अपने तकरीर के दौरान उन्होंने मसला कश्मीर, गज़ा बहरान, आलमी अमन के लिए बढ़ते हुए ख़तरात और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की। उन्होंने एक बड़ी मुफस्सल तकरीर की जिसके नतीजे में वहाँ पर हॉल में हमें नारे भी बुलंद होते नज़र आए और ख़ास तौर पे उस वक्त में जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जब वो अपनी तकरीर शुरू करते हैं तो ये हॉल खाली होना शुरू हो जाता है और जिस लम्हे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ तकरीर शुरू करते हैं तो वो हॉल दोबारा से भरने लगता है। उन्होंने आज पाकिस्तान का मुकदमा बड़ी ही तफसील से पूरी दुनिया के सामने रखा। इस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इस इजलास से पाकिस्तान ने क्या गेन किया है और पाकिस्तान के लिए ये आज की जो तकरीर है ये क्यों तारीख़ में याद रखी जाएगी, इसी पे आज बात करेंगे। हमारे साथ उस्मान शाहिद साहब हैं, आप एक्सपर्ट हैं। उस्मान शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर है वो डेफिनेटली आपने सुनी, पूरे पाकिस्तान ने सुनी। हमारे साथ उस्मान भट्टी साहब भी मौजूद होंगे जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ख़ुद कार्रवाई देखी। मैं पहले उस्मान भट्टी साहब आपको ज़हमत दूंगा, बताइएगा वहाँ पर माहौल क्या था जब ये तकरीर हुई, वहाँ पर क्या समा था? बदर साहब, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। फ़रूख साहब, असल में मैं आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं कहीं जगह पे स्टैटिक नहीं हो पा रहा है। रीज़न ये है कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास चल रहा है 80वां, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की स्पीच थी और वो स्पीच करके फ्री हुए हैं। तो वहाँ पर जितने भी जर्नलिस्ट थे अब वो होटल की तरफ आ गए हैं और इस वक्त मैं राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द होटल। तो फ़रूख साहब, बात यह है कि जब नेतन्याहू की स्पीच स्टार्ट हुई, जैसे आपने अपने इंट्रो में बयान किया, तो वो जब अभी पोडियम पर आए तो वहाँ पर हॉल में जो मौजूद डिफरेंट मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट्स बैठे हुए थे, उन लोगों ने बाइकआउट किया। वोटिंग भी हुई नेतन्याहू के अगेंस्ट और वो बाइकआउट करके चले गए। और ये एक बहुत, आपको मालूम है कि सिंबॉलिक मैसेज होता है। इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जो है वो सारा फोकस कर रहा है क्योंकि जो नेतन्याहू हैं उनका जो इस वक्त जुल्म उनकी पॉलिसीज का फ़लस्तीन में नज़र आता है। पूरे जो दुनिया भर के ममालिक हैं वो उस पर तनकीद भी करते हैं, मजम्मत भी करते हैं। अब 193 जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो मेंबरान हैं, मुल्कों की तादाद है 150 से ज़ायद जो ममालिक हैं वो फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के हक़ में जो है वो अपने बयान दे चुके हैं। और अब मैं आपको बयान करता हूँ कि जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो पोडियम पर आए और उन्होंने अपनी जो स्पीच का आगाज़ है वो जो है तिलावत कलाम पाक, इसके अलावा कुरानी आयात से शुरू किया और उन्होंने ज़्यादा जो फोकस है वो इस बात पर किया कि जो इंडिया है उसने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान की जो फौज है उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी काविशों को, एफर्ट्स को काफ़ी सराहा, एयरफोर्स की काविशों को काफ़ी सराहा। इसके अलावा जो गज़ा में इस वक्त जुल्म हो रहा है, नो डाउट आपको मालूम है कि जो कि पाकिस्तान है इसने हमेशा फ़लस्तीन हक़ में लोगों के लिए जो उनके साथ जुल्म होते हैं वहाँ पर शहादतें होती हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ डे फर्स्ट से यही रहा है। उस्मान साहब, मैं आपको टोक रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे नारेबाजी भी हुई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे, ये क्या मामला हुआ था? जी फ़रूख साहब, जैसे ही स्पीच स्टार्ट हुई तो जो वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर बैठे थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने जब अपनी गुफ्तगू में जो है वो स्पीच में जिक्र किया इंडिया के ख़िलाफ़ जो हम बहादुरी से जंग जीते, तो वहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग थे वो लोगों ने, ज़ाहिर है एक जज्बाती मनाज़िर नज़र आते हैं कि पाकिस्तान जब इंडिया से जंग जीता हुआ है तो इतना बड़ा वर्ल्ड फोरम पर अगर ये बातचीत हो रही है तो लोगों ने जो है वो पाकिस्तान के हक़ में नारा लगाए, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो पॉलिसीज़ हैं उनको सराहा। तो ये वहाँ पर इवन कि आपको मालूम है कि जब हॉल में जिस जगह पर गेस्ट सिटिंग एरिया होता है, जर्नलिस्ट सिटिंग एरिया होता है, वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी होती है, मगर लोगों ने बिलीव मी सिक्योरिटी की परवाह नहीं की। लोगों ने जो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ हैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो इवन के सिक्योरिटी वाले भी आए, उन लोगों ने मना किया कि आप, क्योंकि ज़ाहिर है एक डेकोरम होता है, मगर लोगों ने अपनी जो जज्बात है उनका इजहार किया
इसके अलावा जो पाकिस्तान की यहाँ पर कम्युनिटी मुकीम है, उनके लोग भी यहाँ पर इस इजलास में बिल्कुल आए थे। ठीक है और उस्मान मैं भट्टी आपको साहब, बताऊं, मैं कुछ यहाँ पर आया हुआ हूँ। आपका शुक्रिया। मैं उस्मान शाहिद साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ, IR एक्सपर्ट हैं। उस्मान साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस स्पीच को? क्या ये कवर करती है पाकिस्तान का मुकदमा, पूरी दुनिया के सामने ये रखती है वज़ीर आज़म साहब की स्पीच? कि मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब की स्पीच जो है वो मुस्लिम दुनिया का मुकदमा जो है वो पेश करती हुई नजर आती है, और मैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से ज़्यादा उन्हें मुस्लिम उम्मा के रहनुमा के तौर के ऊपर देखता हूँ इस तकरीर के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के साथ साथ फ़लस्तीन का जिक्र किया और जो स्टोरी उन्होंने अपना बताई है, जो मसाइब और जो अलाम है इस वक्त फ़लस्तीनियों के, और हिंद रजब की 6 साल उस बच्ची की स्टोरी जो पूरी दुनिया में रेजोनेट कर रही है, जिस तरीके से उसे 250 के करीब बुलेट मार के शहीद किया गया, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे दुनिया के सामने रखा है कि हम अमन के ना सिर्फ एम्बेसडर हैं बल्कि हम अमन के बड़े स्टेक होल्डर हैं। और जिस तरीके से पिछले 4 से 5 महीनों में हम देख रहे हैं कि गजा के हवाले से पाकिस्तान सिर्फ एक नहीं है, हम कतर के हवाले से भी उसी तरीके से बात करते नजर आ रहे हैं। हमारा पैगाम जो है वो एम्पलीफाई करता है जब ईरान के ऊपर जो है कोई एग्रेशन लॉन्च किया जाता है। तो मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब की स्पीच जो थी उसके अंदर एक खुद एतमादी का अंसर भी मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो है यहाँ के ऊपर एक उसे खड़ा किया जाता है कटहरे की सूरत के अंदर कि आपका जो इमेज है वो एक सर्टन तरह से वॉर ऑन टेरर में। आज मेरे ख्याल में मैं वो एक कॉन्फिडेंस देख रहा था उनकी तकरीर के अंदर, और जिस तरीके से उनकी ग्रैंड रिसेप्शन की गई है व्हाइट हाउस में हमने देखा, और ये उन सफारती कामयाबियों का एक तसलसल है जो पिछले इंडिया के साथ वॉर के बाद हमने देखा। लेकिन मेरे ख्याल में इसके साथ साथ हमें ये भी अपना देखना चाहिए कि गजा के हवाले से इस वक्त जो वहाँ पे तकरीरें हो रही हैं, क्योंकि गजा जो है वो महवर है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तमाम तकरीर का, और ये शैतान जो है जिसे 18 साल मुकम्मल हो गए हुए हैं वहाँ पे हुकूमत करते हुए मुख्तलिफ अदवार के अंदर, उसके हवाले से आप वेस्ट की मुनाफ़कत को चेक करें, क्योंकि इस जगह के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा इसको बैन कर चुका हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसका कमीशन 16 तारीख को उन्होंने जेनोसाइड के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि किस तरीके से वहाँ पे नस्लकशी की जा रही है, और ICC अक़वाम मुत्तहिदा का ही इदारा जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसके वारंट जारी कर चुका है, और ये बंदा शैतान जो है वहाँ पे खड़ा होकर दुनिया के सामने अपना मुकदमा पेश कर रहा है। हमने देखा अभी कि उनकी तकरीर का किस तरह से बाइकाट हुआ। आपने ये जो उस्मान साहब ये बात की कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं लगे, वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर लगे जिन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि गजा कश्मीर का मुकदमा भी लड़ा वहाँ पर। बिल्कुल, और उससे एक इमेज जो है वो बड़ा पाकिस्तान का नया इमेज, एक नया तशख़्ख़ुस जो है वो उभर के सामने आया है। हमारा जो इमेज है इस वक्त वो दुनिया के अंदर तामीरी रोल प्ले करने से मुतालिक है। हम देखते हैं किस तरीके से पाकिस्तान रेलिवेंट नजर आता है। आपको सिक्योरिटी सूरत हाल अगर देखते हैं मशरक़ वुस्ता में, और जो 1-on-1 मीटिंग हुई है। उस्मान साहब, मुझे आपको यहाँ रोकना है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में एक तनाव की कैफियत चल रही है। हमारे साथ मेहमान होंगी शर्मिला फारूकी साहबा, राना एहसान साहब और दिफाई तजियाकार भी मौजूद होंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और जो वेलकम मिला और पाकिस्तान की जो पजीराई है, इसी पे डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद हैं, आप दिफाई तजियाकार हैं। राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान जिस मकाम पर जा रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से ये सफ़र तय कर रहा है, ये जो सारे मनाजिर हम देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्या गेन कर सकता है? और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली जिसको कहा जाता था कि आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, और शायद पिछले जो दौरे हुकूमत था उसमें वो किसी हद तक ये बात दुरुस्त थी कि जो चाइना के साथ आपके तल्लुकात थे, जो सऊदीज़ के साथ आपके तल्लुकात थे, और जो अमेरिका के साथ आपके तल्लुकात थे, वो कोल्ड स्टोरेज में जमा हो चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे जब आप कंपेयर करते हैं तो आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो नया सितारा है, डिप्लोमेटिकली जो उजागर है। और बिल्कुल इससे देखें, एक तो जब भी आपके किसी मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बेहतर होते हैं तो वहाँ से ना सिर्फ आपके जो ट्रेड है वो बढ़ती है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के इनकाम भी जो है वो बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ
दिफाई तौर पे ये आपको मजबूत करेगा, आपके इकोनॉमिक फ्रंट पे ये आपको मजबूत करेगा, और आपकी ट्रेड को एक्सपैंड करने में और एफडीआई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने के लिए ये चीज़ें जो है वो राह हमवार करेगा। आप सऊदी ट्रेड जो डिफेंस डील है, अगर आप उसी से देख लें तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोनों मुल्कों को मिलके मजीद कोलैबोरेट करने की। और जो आपने अमेरिका में आपको रिसेप्शन मिली, जो इम्पोर्टेंस मिली, और आप एक सेंटर स्टेज पे पाए गए जो मिडिल ईस्ट के अंदर अभी जो इशू चल रहे हैं, तो वहाँ पाकिस्तान का किरदार एज अ सालिस, एज अ नेगोशिएटर या इन बिटवीन सिक्योरिटी के हवाले से बहुत पाकिस्तान ने अहमियत जो है वो पाई, और बिल्कुल इससे जो है मुस्तफीद होगी पाकिस्तान की कौम की। बिल्कुल। तो ये जो मुलाकात है जो बड़ी ज़बरदस्त रही, खुशगवार रही, पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो मामलात हैं, क्या उन पे भी डेफिनेटली बात तो हुई है? और क्या लगता है आपको कि इससे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक बर्फ़ है क्या वो पिघल सकती है? ख़ास तौर पे चूँकि हम देखते हैं कि ट्रम्प साहब जो बार बार ये कहते हैं कि भाई मैं ये मामला भी हल करवाऊँगा, उनका एक एक्स पे पोस्ट भी थी, तो इस हवाले से भी क्या समझते हैं, कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, इसके अंदर जो ऑलरेडी पेशरफ्त हो चुकी है वो तो ये जो आपका SM जो DA है, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी के साथ हुआ है, उससे भी आपकी जो डिटरेंस है वो बढ़ गई है, और पीस जो है इस इलाके में उसकी उम्मीद और उजागर हो गई है। क्योंकि इंडिया को अब मिस एडवेंचर करने से पहले अगर वो उसको कोई सोच विचार करता था तो वो दुगनी करेगा, क्योंकि आपका अब जो ये जो मायदा है उसमें एक मुल्क पे हमला, दोनों मुल्कों पे हमला समझा जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ ये पीस को मजीद जो है वो तकवीयत इस देने के लिए मदद करेगा। और बिल्कुल जो आपने पॉइंट रेज किया कि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं वो इस चीज़ का जिक्र करते रहे, और अभी जो तलखी अमेरिका की इंडिया के साथ चल रही है, अगर उसमें कोई बिगड़ी आती है तो ये ज़रूर उसका हिस्सा हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ भी वो टेबल पे बैठे और उसमें सालिसी का किरदार जो है अमेरिका करे। तो इस चीज़ को तो वो दोहराते भी रहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल हमने सारे अपने जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं इस घंटा तवील मीटिंग के अंदर वो डायरेक्टली बराह रास्त डोनाल्ड ट्रम्प साहब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को फोर फ्रंट पे ज़रूर रखा होगा। बिल्कुल ठीक है। शर्मिला फारूकी साहबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी। शर्मिला साहबा, आपसे मैं जानना चाहूँगा ये सारी पेशरफ जो है पाकिस्तान की, इसे आप किस तरह से देख रही हैं? ये मुलाकात, ये इस्तकबाल, ये पजीराई? जी बराइट साहब, मैं समझती हूँ कि देखिए पाकिस्तान के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन। पाकिस्तान और अमेरिका के हमेशा से जो ताल्लुकात रहे हैं उसमें बड़ा उतार और चढ़ाव रहा है। पाकिस्तान को हमेशा ये कहा गया है कि डू मोर, और रिवायती तौर पे जो इंडिया का नैरेटिव था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी फैलाता है, वो दुनिया भर के अंदर उसको बड़ा बढ़ावा मिलता था। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की हालिया जंग के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ही रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी पजीराई हुई क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अमन की बात की बल्कि वो जंग शुरू नहीं की, लेकिन जिस तरीके से उस जंग का मुकाबला किया, उनके जहाज़ गिराए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भी पजीराई हुई, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की भी पजीराई हुई, और ये इसी का तसलसल है। आपको याद होगा कि जब ये सीज़ फायर हुआ था तो उसके बाद ट्रम्प का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट नेशन, और फिर ये भी कहा कि जी जो कश्मीर का मामला है उसको भी हल होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई ट्रम्प से और 1-on-1 लंच हुआ, और अब वज़ीर आज़म, और फिर ये कहना कि जी फील्ड मार्शल की तारीफ और वज़ीर आज़म की तारीफ, और कहना कि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो पैक्ट हुआ है वो भी मेरे ख्याल है कि में पहली बार ऑफिशियली हुआ है, वो कि हमारे ताल्लुकात उससे बहुत पहले जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए ग्लोबली
जहां पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था कि हम दहशतगर्द मुल्क नहीं हैं, ना हम दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, बल्कि वी आर द बुलवॉक अगेंस्ट टेररिज्म। उस बात को अब समझा जा रहा है। इंडिया जो रिवायती तौर पे झूठ फैलाता था, वो अब फैला नहीं पा रहा। इंडिया फॉर अ चेंज कॉर्नर हो गया है। पाकिस्तान जो टैरिफ नेगोशिएशंस हुई हैं, वहाँ रिलीफ मिला है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, जहाँ पर पाकिस्तान जो है मज़ीद इस अपॉर्चुनिटी को आगे लेके जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप बात कर रहे थे सिलसिला टूट गया था, मैं चाहूँगा आप वहीं से सिलसिला शुरू करें। मैं बता रहा था कि एक तो बड़ी हिस्टोरिक है और जिस तरह बातचीत हुई, और इसमें हम देखें कि पाकिस्तान के रेलेवेंस तो एस्टेब्लिश हुई मार्के हक और बुनियाद में मरसूस के बाद, और पाकिस्तान ने अपने आप को साबित किया और अपने से 7 गुनों को शिकस्त दी, तो दुनिया ने मान लिया पाकिस्तान के रेलेवेंस है, क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान का एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल बना है। पाकिस्तान सिर्फ साउथ एशिया में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे उभरा है, बल्कि देखें वेस्ट एशिया में नो वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जिस तरह हम अलायंस कर गए हैं विद सऊदी अरेबिया। सो वो बहुत सारे, फिर मुस्लिम उम्मा को भी आर लीडिंग। सो अमेरिकन हमारी इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि फ्यूचर में जब भी बातचीत होगी, हमारे एक मेडिएशन का भी रोल है जो हम करते रहे हैं, और अभी भी गजा के सिलसिले में यकीनन वो पाकिस्तान से वो यकीनन कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आगे इस बातचीत को आगे लेके चले। और इसके अलावा देखिए पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट क्या है, टेररिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो आपने पीछे देखा है कि BLA को, मजीद ब्रिगेड को उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, और इसके बाद से अभी आप देखें कि जिस तरीके से अभी जो बातचीत हुई तो उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, IT में, एग्रीकल्चर में और माइंस एंड मिनरल्स में, और तो उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। ऑयल एक्सप्लोरेशन की ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है। सो जिस तरीके से जेस्चर्स आ रहे हैं, आपके रेलेवेंस एस्टेब्लिश हुई है, लोग मानते हैं, सो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और फ्यूचर में देखें अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए भी है, अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म है और वहाँ पे तमाम हब ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वहाँ पे है, और जिस तरह अलकायदा है जिसके खिलाफ 9/11 के बाद वहाँ अफगानिस्तान में इन्वेजन हुआ था, अलकायदा दोबारा मुनज़्ज़म हुई, दाइश वहाँ पे मुनज़्ज़म हो चुकी है, फितना उल ख्वारिश वहाँ पे, फितना उल हिंदुस्तान है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहाँ पे है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान वहाँ पे। सो एक हब है, एक तो वो फैक्टर है कि फ्यूचर में वो समझते हैं कि ये थ्रेट यहाँ से मुनज़्ज़म होकर वहाँ से निकलेगा। और सेकंड देखें कि वहाँ पे बगराम एयरबेस की उन्होंने बात की है, और तो बगराम एयरबेस को वो चाहते हैं कि कंट्रोल दोबारा ले। उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कहा चाइना की बात की है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ रशिया है, सेंट्रल एशिया है, ईरान है, और यहाँ से बैठ के वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये तो बहुत उसकी इंपॉर्टेंस है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, लेकिन ये है कि वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान की रेलेवेंस होगी, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस होगी। और ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर दिस डिवीजन बिटवीन कंधारीज एंड काबुलीज, तो वो वाला इसमें फैक्टर है। सो पाकिस्तान एज ए होल जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मिल के उन्होंने पाकिस्तान की रेलेवेंस अक्रॉस द ग्लोब एस्टेब्लिश की है। सो पाकिस्तान अभी एक इम्पॉर्टेंट जियो पोलिटिकल प्लेयर बन गया है ग्लोबली। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, ये जो सारी सूरत हाल है बदली है पाकिस्तान के हक़ में, बहुत ही बेहतर हुई है। अब लोगों का रद्द-ए-अमल भी इस पे है। मैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का एक्स पे बयान भी देख रहा था, वो कह रहे हैं हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबी से आगे बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, मैंने भी उनका ये बयान सुना था, बल्कि उन्होंने अगर हाइब्रिड निज़ाम को जिस तरीके से तशरीह दी थी, उन्होंने कहा था कि हाइब्रिड निज़ाम का ये मतलब नहीं है कि आइन के बरक्स ये है कि आइन के ताबे है और आइन के मुताबिक है कि एक टीम वर्क है और मिलके जो है वो इस चीज़ को किया जा रहा है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें, अगर अफवाज पाकिस्तान जिसको इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी दिया जाता है, और अगर हुकूमत पाकिस्तान एक टीम वर्क पे है या मिलके काम कर रहे हैं और उससे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है और वो आइन के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें तो एक अच्छी बात है। आप उसको जो मर्जी नाम दे दें, ए दे दें, बी दे दें, हाइब्रिड दे दें या जैसा मर्जी दे दें, लेकिन ये जो बुनियादी बात है कि मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए, मुल्क के मफाद के लिए काम होना चाहिए, और वो हो रहा है। और ये इट इज़ अ रिमार्केबल टर्न अराउंड डिप्लोमेटिकली, और ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है
कि इस वक्त आप चाइना जो कि एक दुनिया की पावर है और अमेरिका, दोनों के साथ आपके तल्लुकात और रशिया के साथ आपके तल्लुकात, सेंट्रल एशिया के साथ आपके तल्लुकात, जीसीसी ममालिक के अंदर जो आपके तल्लुकात हैं, वहाँ ना सिर्फ तल्लुकात लेकिन आप उनके साथ जिस तरह का एक कोऑर्डिनेशन के साथ आप चीज़ें लेके चल रहे हैं और जो इम्पोर्टेंस पाकिस्तान को मिल रही है, ये जो है इससे मुल्क को यकीनन बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। बिल्कुल ठीक है। शर्मिला साहिबा, मैं चाहूँगा इस पे आप ये सारे पार्टिसिपेंट्स ने कमेंट तो किया, ये बहुत ही एक अच्छी पेशरफ्त है जिसकी जानिब पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है और बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। हमें हमारे जो हमसाया मुल्क है वहाँ से तो बड़ा फीडबैक आ रहा है इसका, और इससे पहले की तरफ से जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की तरफ से। देखिए जी, इंडिया तो डेफिनेटली इसको उस नज़र से नहीं देखेगा जिस नज़र से हम देखेंगे, और इंडिया के लिए शायद ये एक बड़ा सेटबैक होगा जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका के साथ पाकिस्तान की इस नहज पे अच्छे ताल्लुकात होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रवायती तौर पे हम इस देखते आ रहे थे कि इंडिया वाज इन कंप्लीट अलाइनमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स, और बिलखुसूस जब ये कहा जा रहा था कि ट्रंप जीत के आने वाला है तो यही था कि जी उसके ऑलरेडी एक अलाइनमेंट हुई हुई है, और देयर वाज यू नो सस्पिशंस के जब ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान के हवाले से उसकी क्या पॉलिसी होगी, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। जैसे कहते हैं ना कि हर ट्रेजेडी में एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो इस ट्रेजेडी के अंदर भी, इस जंग के अंदर भी पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली, पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और उसके नताइज हमें सामने नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से देखिए ईरान खत्ते में हमारे अफ़गानिस्तान है, ईरान है और इंडिया है, तीनों दे यू नो हमारे ऐसे हमसाए ममालिक हैं। हमारे ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं, फिर जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे उतार चढ़ाव वाले ताल्लुकात हैं, खत्ते में भी पाकिस्तान की पजीराई होगी, दुनिया भर में पजीराई होगी। फिर पाकिस्तान की इस जंग के अंदर आपने देखा कि चाइना हमारे शाना बशाना खड़ा रहा, तुर्किया, अज़रबैजान। सो दिस वॉर प्रूव्ड कि जो हमारे टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ हैं, और इर्रिस्पेक्टिव के चाइना को जो भी इंडिया के हवाले से टूरिज्म कम हुई, चीज़ें उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, लेकिन चाइना ने कहा कि जी दिस इज़ अ टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप, चाइना एंड पाकिस्तान आर वन। तो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज यू नो दुनिया भर के अंदर जो एक मयार है उसका लेवल बहुत आगे जा चुका है, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसी को बरकरार रखें। मज़ीद इसके अंदर बायलैटरल्स, मल्टीलैटरल्स जो हैं, हम इसके अंदर जो डिफेंस पैक्ट्स हैं, अब कहा जा रहा है कि MBS जो है वो पाकिस्तान आने वाले हैं, 19 साल बाद कोई सऊदी रूलर जो है वो विजिट करेगा, तो मज़ीद डिफेंस पैक्ट्स होंगे, बायलैटरल्स होंगे, तो आई थिंक पाकिस्तान का फ्यूचर लुक्स वेरी वेरी ब्राइट। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, ये जो जिस तरह से कहा गया, शर्मिला साहबा ने भी कहा कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाने की बात हो रही है मोहम्मद बिन सलमान साहब, और इसी तरह अमेरिकी सदर ट्रंप को भी दावत दी गई, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं तो इसे देखता हूँ कि यही मुलाकातें बहुत बड़ी हैं। पाकिस्तान का अगर दौरा होता है, पाकिस्तान किस तरह से क्या अचीव कर सकता है, पाकिस्तान को किस तरफ बढ़ना होगा, किस तरह से बढ़ना होगा आगे? आप देख लें कि बड़ी सिंपल सी मिसाल, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड लाइन्स में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द जो इस्लामिक उम्मा के लीडर है या अब दूसरे लीडर हैं, वो आके जिस तरीके से बैठे होते हैं, इनके बातें सुन रहे होते हैं, तो आपने अपनी एक रेलेवेंस तो एस्टेब्लिश कर ली है कि पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा के अंदर अपना आप को नॉट सिर्फ मुस्लिम उम्मा का लीडर बन चुका है, बट इंटरनेशनली मनवा लिया। पाकिस्तान के एक बहुत अपनी पोजीशन है, स्टैंडिंग है, एक्नॉलेजमेंट हो गई है। और जिस तरीके से अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मुलाकातें हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुलाकातें हुई, और जो स्टेप्स वो अब ले रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक वो है, और सेकंड जो सऊदी अरब के साथ जो अलायंस हुआ, देखें जिस तरीके से इट इज़ ए जॉइंट स्ट्रेटेजिक डेटरेंस, हमने उसको स्ट्रेंथन किया है बिटवीन द टू कंट्रीज उन्होंने किया है। और जो देखें कि जो थ्रेट है ऑल, इसमें अग्रेसिव डिज़ाइंस भी नहीं है, उसमें सिंपली सी बात है डिफेंसिव इन नेचर है। अगर कोई वायलेशन करता है सऊदी अरब की सॉवरेनिटी या पाकिस्तान की, यकीनन दोनों ममालिक एक्शन में होंगे।
लेकिन फिर फर्दर देखें कि हमारा फ़ायदा अभी क्या है, अमेरिका से भी बड़ा हमारे इंटरेस्ट लिंक्ड है और सेकंड सऊदी अरब के साथ है। अब इस अलायंस के बाद, एग्रीमेंट के बाद आप देख लें, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री माइट है और फिर सऊदी अरब की डिप्लोमेटिक सपोर्ट होगी, पॉलिटिकल सपोर्ट होगी और फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट आएगी और डेवलपमेंट में इनका बड़ा कलीदी किरदार होगा और इसके अलावा डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। सो मेरा ख्याल में कि हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और आई एग्री विद दी जो ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया था कि ये 3 बहुत बड़ी चीज़ें जो एक डेवलपमेंट हुई, जो चीज़ें हुई है पाकिस्तान के लिए। सो पाकिस्तान आप मेरा ख्याल में पिछले आप देख लें आज़ादी के बाद से जिस तरीके से मार्के हक हुआ, बुनियाद मरसूस हुआ, फिर आपके ताल्लुकात रीसेट हुए हैं और जिस तरीके से हमारी पीछे मसले मसाइल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने मिल के जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और जिस तरीके से जिसमें देखना आर्मी का अपना एक किरदार है, मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी का किरदार है, फील्ड मार्शल ने अपना किरदार है उसमें निभाया है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए बेहतरी है और फ्यूचर में यकीनन पाकिस्तान में मज़ीद इसमें देखेंगे हम बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों आमने सामने हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो खिताब करते हुए बातें की वो बड़ी सख्त हैं और उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने बातें की, फिर शर्जील मेमन, शाजिया मरी। ये सब चल क्या रहा है? आलमी बरादरी से अपील की जाए, मदद मांगी जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसरार क्यों है, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। शर्मिला साहबा आप भी और राना एहसान साहब आप भी ज़रा सुनिएगा ये जो आपको सुनानी है गुफ्तगू कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है और ये आपके रहनुमा कह क्या रहे हैं, ये ज़रा गुफ्तगू सुनिएगा। मैं पूछना चाहूँगा कि जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि जब उनके यहाँ तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दरबदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए। वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। मगर मैं आसिफ सरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, आसिफ सरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ, बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनको समझाएं। मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार, क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे? मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। ये खुददार की और ईमानदारी की सर्टिफिकेट जो है अब हमें पीएमएलएन की इन दोस्तों से नहीं लेने। मुझे बात करनी है राना साहब, आपकी तवज्जो इसलिए चाहिए कि बिलावल साहब की गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद मरियम साहिबा ने बात की और फिर उसके बाद आज शर्जील मेमन साहब की तरफ से भी, शाजिया मरी साहिबा की तरफ से भी बयानात आए हैं। तो बुनियादी नुक्ता तो ये है कि बिलावल साहब ने जिस तरह से कहा था कि हमें सैलाब के बाद वफाक को आलमी मदद मांगनी चाहिए, फिर मरियम साहिबा ने कहा कि 10,000 से कुछ नहीं बनेगा, सैलाब पर सियासत बंद की जाए, हमें ना बताएं, और बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब अपने तर्जुमानों को समझाएं। आज उनका भी जवाब आ गया, उन्होंने कहा सैलाब पे सियासत हम नहीं कर रहे, आप लोग कर रहे हैं और हर डब्बे पे तस्वीर आप लगाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत नहीं करती। तो राना एहसान साहब, ये हुआ क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, किस मामले पर यह बात बढ़ी आगे? देखिए, मेरे ख्याल से ये पॉइंट स्कोरिंग का मामला है। अब सैलाब के ऊपर दो आपको रवैये नज़र आए। मरियम बीबी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, उन्होंने सर झुका के मेहनत की और आपको वो हर रोज़ सैलाब मुतासरीन के साथ मिली। उन्होंने दिन रात एक की अपनी पूरी जो काबीना है उनको उन्होंने ऑन ग्राउंड किया, ऑन सारे उन एरियाज़ में भेजा जो अफेक्टेड थे। पूरी इंतज़ामिया जो है वो भागती हुई नज़र आई और लोगों को रिलीफ दिया, एवैक्यूएट किया, उनको रिहेबिलिटेट कर रही है पंजाब हुकूमत। तो आपको काम करते नजर आया। और दूसरी तरफ आप देखें, एक तरफ हम
आलमी दुनिया के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार अदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मशवरा ये है कि आप उनसे इमदाद दें। और देखें, यूनाइटेड नेशंस के पास कोई ऐसे फंड हाजिर मौजूद नहीं होते, वो दीगर मुल्कों से फिर कहते हैं कि इस मुल्क ने इमदाद मांगी है और आप अब इस इमदाद के अंदर हिस्सा डालें। और अगर आप तारीख निकाल के देख भी लें यूनाइटेड नेशन की, तो वो इमदाद कोई 100-150 मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं होती, तो 30-40 अरब रुपया बनता है। तो उसके लिए हम लोगों के सामने कटोरा लेके जो है वो चले जाएं कि हमें आप इमदाद दें। सूबों के पास वसाइल मौजूद हैं, सूबों को चाहिए है कि वो उन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए लोगों को रिलीफ फराहम करें। और पाकिस्तान एक ऐसा इमेज दे रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ा है और बड़े से बड़े मसले को वो खुद हैंडल कर सकता है। तो मेरे ख्याल से हर दफ़ा वफाक के ऊपर घंटी बजाना कि वफाक जो है, आप सूबों का जो मेजर रोल है, किरदार है, वो अगर उस पर फोकस किया जाए, वफाक भी अपना किरदार अदा कर रहा है कोऑर्डिनेशन का, एनडीएमए ने बड़ा एक ज़बरदस्त रोल अदा किया, तो उसके ऊपर फोकस किया जाए कि आप अपना हर कोई अपना डोमेन में काम करे। ये बड़ा आसान होता है कहना कि वफाक जो है ये कर ले। वफाक, अब तो सूबों के पास जो बजट हैं डेवलपमेंट के, वो वफाक से ज़्यादा है। वफाक से ज़्यादा है डेवलपमेंट का बजट सिंध के पास, वफाक से ज़्यादा है डेवलपमेंट का बजट पंजाब के पास, और मज़ीद उनके पास वसाइल इकट्ठे करने के भी ज़राए मौजूद हैं। तो अब तो कोई और नहीं तो वफाक की इमदाद सूबों को करनी चाहिए। ये मैं एक वैसे कह रहा हूँ ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन बहरहाल ये आसान होता है तनकीद करना, और अपनी डोमेन के ऊपर पूरा उतरना जो है वो ज़रूर मुश्किल होता है। तो ये पॉइंट स्कोरिंग से ज़्यादा मैं इसको नहीं समझता कोई और चीज़। शर्मिला साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कि आलमी बरादरी के से मदद मांगी जाए, हमें इमदाद चाहिए वहाँ से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक को भी कह रही है, फिर सुबह पंजाब तो इसका माइंड कर रहा है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर कह रही हैं कि आप हमें ना बताएं कि हम लोगों के आगे हाथ फैलाएं, हम पैसे मांगने जाएं। और फिर वफाक के नुमाइंदे हमारे शो में आपके सामने ही उन्होंने अपनी राय रख दी है कि उन्होंने कहा कि आप हमें ना बताएं, आप भाई सूबों के पास बजट है, सूबे अपना काम खुद करें। पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, वो कह रहे हैं हम देख लेंगे लोगों को कैसे मदद करनी है। वराइद साहब, हम तो पंजाब से बात ही नहीं कर रहे, हम तो वफाक से बात कर रहे हैं। दो नेशनल लीडर्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। बिलावल साहब तो उन्होंने फेडरेशन से बात की, उन्होंने तो किसी सूबे की वज़ीर आला से बात ही नहीं की है। BSP इज़ अ फेडरल प्रोग्राम, और BSP वो प्रोग्राम है जिसको ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने बल्कि दीगर जो डोनर ममालिक हैं उन्होंने भी इसको सराहा है। 2022 के फ्लड्स में लोगों को बड़ा रिलीफ पहुंचा इससे। हम तो ये कह रहे हैं वफाक से, अगेन हम किसी सूबे से बात नहीं कर रहे, हम तो वफाक से बात कर रहे हैं कि लोगों को मदद की ज़रूरत है और फौरी तौर पे एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट आपके पास सोशल सेफ्टी प्रोटेक्शन नेटवर्क मौजूद है जिसके तहत आप लोगों को आज मदद दे सकते हैं, तो उसको दें। हम तो यहाँ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सूबायत में नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम सियासत में पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि इस बात पे क्यों इतनी नाराज़गी हो गई और ज़रूरी बयानात सामने आ गए। इसकी इट्स वेरी वेरी अनकॉल्ड फॉर। बात ये है कि देखिए, और ये पैसा हमारी जेब में तो नहीं जा रहा ना, अगर ये वफाक देगी BSP के थ्रू तो ये पंजाब के उस गरीब लोगों की जेब में जाएगा जो बेचारे बेयारो मददगार सड़क पे पड़े हुए हैं खुले आसमान के नीचे। खैबर पख्तूनख्वा की उस बेचारे सैलाब ज़दगान को जाएगा, सिंध के लोगों को जाएगा, ये हमारी जेब में तो नहीं जा रहा ना, तो इस पर तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आलमी बरादरी से क्यों ना अपील करें, क्योंकि ये इतनी बड़ी कैलामिटी है, इतना बड़ा ये इशू है और पाकिस्तान डिजर्व करता है इमदाद, और पाकिस्तान का ये राइट है। पाकिस्तान की तो ग्रीन हाउस इमिशन लेस देन 1%, लेकिन जो दुनिया में जो ममालिक हैं जो इस इशू को लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि हमें हमारी मदद करें, हमें क्लाइमेट रेजिस्टेंस घर बना के दें, हमारे जो फसलें तबाह हो गई हैं किसानों को रिलीफ पहुंचाएं, तो क्यों, व्हाई नॉट, ये तो हमारा राइट है। लेकिन तो इसमें अगर हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना राइट मांग रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया ना जी। एहसान साहब फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं। एहसान साहब नहीं, मैं बात कर रही हूँ वजीर आजम की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वजीर आजम को मुखातिब होकर कहा है वजीर आजम की तरफ से जवाब आ जाए, वो जब आएंगे जवाब देंगे, वो समझते हैं कि उनको देना चाहिए BSP के थ्रू, नहीं देना चाहिए, वो हमसे, these are two national leaders talking, ये मैं और राना साहब नहीं बात कर रहे।
और ना हमने आपस में एक दूसरे को जवाब देना है। इसमें तो सियासत है ही नहीं ना, देयर इज नो सियासत, दीज आर कॉमन पीपल सफरिंग ऑन ग्राउंड। आप जाके देखें पंजाब में, अगर आपका ताल्लुक है तो आप पंजाब में जाके देखिए उन इलाकों के अंदर जहाँ लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, मुझे जानने का मौका मिला है। द इशू इज वेरी वेरी सीरियस। इस सियासत की तो बात ही नहीं है। अगर मैं कोई गलत बात कह रही हूँ, चेयरमैन साहब कोई गलत बात कह रहे हैं, वो तो वहाँ दौरा करके आए हैं और वहाँ उन्होंने कहा कि जो कोशिशें बीबी मरियम कर रही है वो अच्छी हैं, बट अगेन उनकी भी बिसात से बहुत ज्यादा बढ़ के एक कलामिटी है ना। लाखों की तादाद के अंदर लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई, सब चीजें हो गई हैं। आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो मकरूज है। IMF का बजट आप देते हैं, आप तो खसारे के अंदर हैं। IMF के बगैर तो आप बजट नहीं बना सकते, तो आप कहाँ से मदद करेंगे? आपको तो चाहिए इमदाद, आप तो मुल्क की इमदाद पे चला रहे हैं, तो अपनी जेब से कहाँ से देंगे आप सैलाब ज़दगान को? अच्छा, यही बात है ना जो आप कह रही हैं शर्मिला साहिबा, यानी आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं मुखातिब कर रहा हूँ, तो आप लोग ये कह रहे हैं, आप लोगों को ये पता है, आप ये इन्हें समझा रहे हैं, लेकिन ये इनके काम की बात है, आप इतनी देर से कह रहे हैं, इनको समझ भी नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि मैं कई जैसा राना सनाउल्लाह साहब का भी मैंने देखा बयान, ये इतना इस पे क्यों प्रॉब्लम है? यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, इसमें लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, इसके ज़रिए आप लोग यही मुतालबा कर रहे हैं ना कि इसके ज़रिए इमदाद दे दें लोगों को, और ये एक शिफाफ तरीकाकार है, घर बैठे लोगों को इमदाद मिल जाएगी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? यानी ये बात चले बयानात तक तो महदूद है, लेकिन अंदर कहीं पे बात तो प्रैक्टिकल हुई होगी ना, लीडर्स टू लीडर्स की, मसला क्या चल रहा है? देखिए अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। हम तो ये बात देखिए ना, अगेन मैंने आपको कहा BISP इज a वर्ल्ड एक्नॉलेज प्रोग्राम। इसको वर्ल्ड बैंक ने सराहा है, इसको डोनर एजेंसीज ने सराहा है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। 2022 के फ्लड्स में बराह रास्त इस पे लोगों को कैश ट्रांसफर्स दिए गए थे, लोगों की मदद हुई। तो इसी तरीके से हम यही मशवरा दे रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें लोगों को फौरी इमदाद देने के लिए, बिकॉज पीपल आर इन नीड। तो अब आप ये बात कर रहे हैं जी इसके ऊपर कि सियासत हो रही है, तो हम तो सियासत, इसमें सियासत का है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसमें सियासत का है। क्या चीज़ बुरी लगी है इसके अंदर, मुझे समझ नहीं आती। क्या बेनज़ीर नाम आपको अच्छा नहीं लग रहा, या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये PPP का बनाया हुआ प्रोग्राम है जो आज तक चल रहा है, इसके अलावा कोई और प्रोग्राम आ ही नहीं सका है? ठीक है, ये दिस इज नॉट अबाउट यू एंड मी, दिस इज नॉट अबाउट सिंध वर्सेस पंजाब, पंजाब वर्सेस सिंध, दिस इज अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये इमदाद तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जाएगी ना, पंजाब में भी जाएगी, बलूचिस्तान में भी जाएगी, सिंध के लोगों में भी जाएगी। ये मेरी और आपकी या राना एहसान साहब की जेब में तो नहीं जा रहा ना। बिल्कुल। राना साहब, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ ओपिनियन इस पे, इसलिए कि दरमियान में शायद आप ये सुन ना पाए हो। मैं आपको बता दूँ, शर्मिला साहब ये कह रही हैं कि एक तो आप बजट जो है आपके पास इतना है ही नहीं है, आप जो बना रहे हैं वो भी IMF से लेके, तो आप तो पहले कर्जों में डूबे हैं। तो आलमी बरादरी से क्यों नहीं इमदाद मांगनी चाहिए, अपील क्यों नहीं करनी चाहिए? एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई मसला है, इसके ज़रिए अगर इमदाद चली जाएगी लोगों को? देखिए, जब आप इमदाद किसी से मांगते हैं तो आप हर पहलू को देखते हैं। पिछली दफ़ा जब फ्लड्स आए थे, मैंने आपको अमाउंट का भी जिक्र किया कि बहुत तबाही थी, और हमने बहुत एक मैसिव अपील की। उस वक्त क्लाइमेट मिनिस्टर भी इनकी थी। तो टोटल जो इमदाद हमें जो फौरी तौर पे जो यूनाइटेड नेशन जो क्राइसिस से डील करने के लिए मिली, वो 50 अरब रुपए में। तो क्या 50 अरब के लिए पूरी दुनिया के आगे हमें आज दोबारा अपील करने की ज़रूरत है? जबकि दूसरी साइड पे बिल्कुल हम ये केस बिल्ड करते हैं, क्लाइमेट मिनिस्ट्री ये करती है, और जो क्लाइमेट के फोरम हैं दुनिया भर में, कि हम एक क्लाइमेट वनरेबल जो है वो मुल्क हैं, और हमें उस बुनियाद पे हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। और वो मीडियम लॉन्ग टर्म के ऊपर ये मामला बिल्कुल उसी तरह चल रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म पे 40-50 अरब के लिए क्या हमें हर मुल्क का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? ये एक सवाल है। उस पर हुकूमत ने बिल्कुल ये समझा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सूबों के पास भी वसाइल हैं, हम इस मसले को खुद हल करें, और बिल्कुल क्लाइमेट के जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं दुनिया भर में, वहाँ हम इस मुद्दे को उठाते हैं कि उन ममालिक जो क्लाइमेट वनरेबिलिटी का शिकार है उनको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन दुनिया में उसकी कोई बहुत ज़्यादा आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका भी जो है
या दीगर जो ममालिक हैं वो तो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये सारे पहलू देखते हुए आप अपील करते हैं ना, आप एक तरफ मांगना शुरू कर दें और आपको पता हो कि मिलना भी नहीं है और मांग के भी और मिलेगा भी तो अगर थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ इस लालच में कि वो हमें कोई 10-20 अरब मिल जाए उस पर पूरी दुनिया के सामने हम जो है वो जबकि ओवरऑल हम कर रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये एक फैसला है कि हमने नहीं क्राइसिस के लिए जो है वो हमने नहीं नॉक किया यूनाइटेड नेशंस को कि हमें वो जो है वो फंडिंग दे, और ये गवर्नमेंट ने इसको इस डायरेक्शन को नहीं लिया। जहाँ तक देखें BISP की बात है, इसमें ये भी एक सोल्यूशन मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही होगा कि अगर सूबे समझते हैं कि फौरी तौर पर रिलीफ देनी है तो सूबे उसमें पिच इन कर लें और अपनी जो है वो फोकस एरिया बता दें, लोगों को लिस्टें दे दें आइडेंटिफाई करके कि इन एरियाज़ में ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है और हम इसके लिए ये इतना फंड मुख्तस करते हैं, तो आप उनको ये जो है रिलीफ दे दें। क्योंकि BISP का भी बजट होता है और पूरे साल का उसका पूरा एक निज़ाम बनता है, और ये फ्लड्स उसके अंदर ऑब्वियसली उसकी स्पेस मौजूद नहीं है। तो अगर उसकी स्पेस में कमी की वजह से अभी तक अगर वफाक ने नहीं कोई ऐसा किया तो उसमें सूबे भी पिच इन करके इस मामले को आगे लेके चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं, शर्मिला साहिबा से इस पे जवाब ले लूँगा कि इस पे जो मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये 10,000 से क्या बनेगा, यानी अगर आप कह रहे हैं सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र कर दें इसी मंसूबे के BISP के तहत, तो इससे तो ये मसला हल नहीं होना। लोगों के नुकसानात हुए हैं, लोगों को घर बनवाने हैं, चीज़ें करनी हैं। जी शर्मिला साहिबा, मेरे से सवाल जी जी शर्मिला साहिबा। देखिए जी, बात 10,000 की नहीं है। 2022 के फ्लड्स में हमने 25,000 का कैश ट्रांसफर किया था, उसके बाद और कैश ट्रांसफर किया था। अगर बीबी मरियम चाहती है तो उसमें 5-5 लाख रुपए कैश ट्रांसफर कर दें, वो तो उनकी मर्जी है। अगर वो उसमें सूबा पिचन करना चाहते हैं, अच्छी बात है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ 10,000 रुपए नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुनरमंद भी है, नशोनुमा भी है, उसके अंदर बच्चों की भी इमदाद की जाती है, उनको नशोनुमा दी जाती है। अब तो उसके अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट का जो है वो प्रोग्राम शामिल किया गया है, जो अभी बीबी आसिफा ने और सदर जरदारी साहब ने बेनज़ीर साहिबा की बर्थडे 21 जून को लॉन्च किया। तो इट इज़ जस्ट नॉट कैश ट्रांसफर, दिस इज सो मेनी थिंग्स कि जिससे मदद हो सकती है। और बात ये है कि शायद आपके मेरे लिए 10,000 रुपये शायद कोई कीमत ना रखते हों, लेकिन कोई अहमियत ना हो, लेकिन वो जो सड़क पे पड़े हुए हैं लोग बेयारो मददगार, उनके लिए तो 10,000 बहुत है ना। 10,000 भी कुछ एक रकम है ना, उसको आप इतनी को खतीर रकम ना समझें। 2022 के अंदर मैंने आपको बताया ना, पहला हमने जो कैश ट्रांसफर किया था वो 25,000 रुपए किया था। तो आप उसमें करें जितना करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कितना करना चाहें। 50,000 कर दें, लाख रुपए कर दें, किस्तों में कर दें। हेल्प द पीपल। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज टाइम टेस्टेड, विच इज रिलायबल एंड डेटा ड्रिवन। गरीब से गरीब तर लोग हैं उसके अंदर, और वो सारे बेचारे वो लोग हैं जो बेचारे बेयार और मददगार बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें तो मेरा ख्याल है आपस में तो झगड़ा करने वाली आई डोंट नो बात क्या मैं है। हैरान हूँ वैसे शर्मिला साहब, आपको काट रहा हूँ इस बात पे कि ये दोनों फरीकैन कह रहे हैं सलाह पे सियासत ना करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, दोनों की तरफ से बयान आ रहे हैं, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं। हम नो आप देखिए, हम तो सियासत नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स कि ये एक सोशल प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट है, यूज दिस। दुनिया भर से अपील करें, पैसे लें, दें, वो पैसा लें और वो दें BISP के थ्रू, लोगों को दें। ये आपकी मेरी जेब में नहीं जा रहा, मेरे आपके प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे। हेल्प द पीपल। आपका मुल्क मकरूज है, आप कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे, कहाँ से देंगे आप? अगर आप कहीं से पैसे निकालेंगे तो कहीं और से कट करने पड़ेंगे। यहाँ बिजली का 1 महीने का बिल माफ करने के लिए आपको IMF के पास इजाजत के लिए जाना पड़ा है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया ना, जब मुल्क ही आपका मकरूज है, आप कर्जे में डूबे हुए हैं, तो एक मकरूज शख्स क्या किसी की मदद करेगा? तो आपको तो फिर इमदाद लेनी पड़ेगी ना। ठीक है राना साहब, आखिरी मेरे पास शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, बस यही है जो आपने शर्मिला साहब की गुफ्तगू सुन ली है, इसी पे आपका चाहूँगा कि आपकी राय क्या है। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो फ्लड रिलीफ के ऊपर सूबा पंजाब ने भरपूर मेहनत की है और चीफ मिनिस्टर ऑन ग्राउंड नज़र आई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको हम हैंडल करेंगे बग़ैर लोगों के सामने जो है वो कशकोल का टोकरा लेके कि हमारी इमदाद करें। और बिल्कुल जहाँ हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने अपना हक लेना है क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हक हम बिल्कुल उन फोरम्स के ऊपर पिच करेंगे और वो हक लेंगे भी। बाकी देखिए, बात ये है
कि हमें बजाय कि ये तासुर दें हम आवाम को कि हम एक दूसरे के ऊपर ही उंगलियां उठाई जाएं, हम अपनी अपनी डोमेन में काम करें तो उसके ज़्यादा बेहतर नतीजा आएंगे। जिस तरह मैडम मरियम नवाज़ करती हुई नज़र आ रही है कि वो अपने एरिया के ऊपर फोकस कर रही हैं और जो वफाक जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है उसको मज़ीद प्रेशर में नहीं ला रही। तो ये जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है जी आगे के लिए। बिल्कुल ठीक है राना एहसान साहब, ये भी हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों पार्टियां अपने जो ये इख्तलाफात हमें बज़ाहिर लग रहे हैं कि ये मामला शुरू हो रहे हैं, इससे आगे जो बड़ा सफ़र है वो ये है कि सैलाब मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद है जो पंजाब में ख़ास तौर पे मुतासर हुई है और उनकी एक बहाली का अमल है जिसे बढ़ना है ताकि जो लोगों को रिलीफ मिले वो वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, शर्मिला फारूकी साहिबा और राना एहसान अफजल साहब। ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी कह रही है कि आप आलमी बरादरी से अपील मांगें, लेकिन अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर कोई इस तरह से जवाब नहीं दिया गया। लेकिन ये लफ्ज़ी गोलाबारी ये बहरहाल जारी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस साल में, जब हम बहुत सी अच्छी खबरें सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैलेंज है वो लाखों लोग जो मुतासिर हुए हैं इस फ्लड से, इनसे कैसे निकलना है, इस चैलेंज से कैसे निकलना है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।